लो भाई, तुम्हारा भाई वापस आ गया है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को लेकर के, जिसमें हम बिना किसी समय की बर्बादी करे शुरू करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अपन लोग पढ़ते क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की कहानी को पढ़ते हैं, और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक बार जान लेना बहुत जरूरी है। जिसका अल्फा 1 होता है उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसका अल्फा 1 से कम होता है उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल बताओ, चल जाए तो मजा ना आ जाए क्या। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, HCl4, H2SO5, HBr, HI, HBr4, HIO4, सल्फोनिक एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NaOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रूबीडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे सोल्यूबल सॉल्ट जो होती है सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जबकि वीक, इससे आपको बहुत नाता होगा इस चैप्टर के अंदर, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HNO2, फॉर्मिक एसिड, H3PO3, H3PO2, H3SO3। वीक एसिड कौन से होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत पाला पड़ेगा इसके अंदर, कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, जिंक का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, आयरन का, ये भी वीक है भाई। अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब वीक है, अब आपको पता चल चुका है। अब इसमें एसिड बेस की कहानी देख लेते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आर्हेनियस वो बाबू है भाई, वो दोस्त है जो H+ देता है पानी के अंदर। जिसके अंदर, पानी के अंदर, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है, पानी के अंदर देना है इसको। ये सारे के सारे H+ दे देते हैं पानी के अंदर। और आर्हेनियस बेस कौन से होंगे भाई, जो उनसे OH- देते हैं पानी के अंदर, जो उनसे OH- देते हैं पानी के अंदर। ये आर्हेनियस की कहानी हो चुकी है। अब देख लेते हैं टाइप कैसे हैं। जो एक ही आदमी दे सकता है भैया वो मोनो हो गया। जो दो आदमी दे सकता है जैसे कि H2SO4 हो गया, या फिर H3PO3 हो गया, या फिर आप कहें कि ये वाले, इनको डायप्रोटिक कह देंगे। जो तीन दे सकते होंगे जैसे H3PO3, H3PO4 हो गया, H3PO4 हो गया, उसे क्या कहेंगे, ट्राइप्रोटिक। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आप H3PO2 को कहां रखेंगे। आप इसे नंबर 1 में रखेंगे, नंबर 2 में रखेंगे, नंबर 3 में रखेंगे, फटाफट से आंसर दे दो भाई। H3PO2 को कहां रखोगे। अगला देखते हैं भाई, टाइप ऑफ बेस भी देख लेते हैं। एक OH देने वाला क्या हो जाएगा, मोनो हो जाएगा। दो देने वाला कौन हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तीन देने वाला कौन हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। कमाल हो गया। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोंस्टेड कैसा कहता है कि जो H+ देता है कहीं पर भी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम ब्रोंस्टेड एसिड कहेंगे, और वही जो H+ को ले लेता है उसे हम ब्रोंस्टेड बेस कहेंगे। अब यहाँ पर एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस, इसके ऊपर सवाल बनता है भाई, बहुत जबरदस्त सवाल बनता है। ध्यान देना बच्चों, ये जो है HX, ये है जो बेस, इसने क्या किया, इससे इसको H दे दिया, और इसने इससे H ले लिया। तो H देने वाला कौन भाई, एसिड। H लेने वाला कौन भाई, बेस होता है। अब यहां और यहां में क्या डिफरेंस है सर, एक H+ का। इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस है भाई, इसमें और इस चीज में, सॉरी, इसमें, इन दोनों में किस चीज का अंतर है भाई, एक H+ का अंतर है इन दोनों में, एक H+ का, और इनमें भी एक H+ का आंसर है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाते हैं। तो ध्यान देना भाई, सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफरेंस होना चाहिए, HCl का Cl-, H2SO4 का HSO4-, SO4 2- नहीं, ना ना ना, H एक होना चाहिए डिफरेंस, एक H का डिफरेंस, एक H का डिफरेंस, एक H का डिफरेंस, एक H का डिफरेंस। अब HCl जो है पानी के अंदर डाला, तो पानी ने क्या किया, इससे H+ को ले लिया। अब पानी ने अमोनिया को H+ दे दिया। ऐसे आदमी को एम्फोटेरिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है। लुईस कॉन्सेप्ट को तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें लुईस एसिड कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकते हैं वो लुईस बेस होंगे। एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख लिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टी ऑफ वाटर को देख लेते हैं। पानी की मोलैरिटी क्या होती है भैया, 55.55 यानी कि 55.55 होती है। आयनिक प्रोडक्ट वाटर का क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर आप देखेंगे तो वो ये होना चाहिए, किसी भी टेम्परेचर पर जो मल्टीप्लीकेशन तो सेम रहती है, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है वो 25 डिग्री पे 10⁻⁻14 के बराबर आता है। पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर सवाल आ सकता है, मेरा मेरा ऐसा मानना है। और ये देखो बच्चों, इसकी वैल्यू बनती है 1.8 इंटू 10⁻⁷%। 25 डिग्री पे बात चल रही है भाई। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या निकालेंगे, ये तो अल्फा निकाला। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट, अब एसिड जो था, पानी जो था वो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है, तो चाहे के ए लिखो या के बी लिखो, 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के बराबर होता है। इसका मतलब एसिड का पी के ए हो या पी के बी हो, वो 15.74 होता है, 15.74 होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट मैंने लिखवा दिया। एसिडिटी और पी स्केल देख लेते हैं। सोरेंसन मेरा दोस्त था, उसने इसको लॉन्च किया था, उसने इसको बताया था। वो कह रहा था कि भैया ये जो होता है एक्टिविटी होती है, या एक्टिव मास कह लो। अब एक्टिविटी क्या होती है, पीएच में H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है। जब पीएच लिखेंगे तो यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन, अगर पीओएच लिखोगे तो इसमें OH- की कॉन्सेंट्रेशन। अगर 25 डिग्री पे न्यूट्रल वाटर की पीएच चेक करोगे तो पीएच 7 और उसका पीओएच भी 7 होता है। अगर दोनों पीएच और पीओएच एक बराबर हो तो उसे न्यूट्रल कहेंगे। अगर 7 से कम हो तो उसे एसिडिक कहेंगे, 7 से ज्यादा हो तो बेसिक कहेंगे। बस आपको समझ में आ गया, 7 से लेफ्ट में एसिडिक रेंज और 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक रेंज चलती है। अच्छा, पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई,
सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो सीधे सीधे जितनी भी H+ कॉन्सेंट्रेशन आ रही है उसका आप उसका माइनस लोगरिथम कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेस दे रखा है फिर भी पीएच मांग रहा है तो पीओएच निकालो और 14 में से माइनस कर दो। यहीं अगर आपके पास वीक एसिड है तो पीएच कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग ऑफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन। पी अगर बेस है तो उसका पीओएच होगा हाफ ऑफ pKb माइनस लॉग ऑफ सी कर देना। सी क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ये किसके लिए है भाई, ये हमारा वीक एसिड या वीक बेस के लिए है। अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए हमने या दो स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिए तो क्या कर दिए, मैं पर्सनली क्या करता हूं, हमेशा पहले उसे नॉर्मेलिटी में चेंज कर लेता हूं। जो भी एसिड दे रखा है चाहे वो HCl हो H2SO4 हो, उनको मैं नॉर्मेलिटी में बदल लेता हूं, क्योंकि फिर नंबर ऑफ H+ का लफड़ा पड़ता है। तो आप सीधे सीधे क्या करिए, N1V1 + N2V2 डिवाइड बाई V1 + V2 कर लेना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के चक्कर में ज्यादा ना फंसे, सीधा सीधा नॉर्मेलिटी से आंसर निकाल लिया करिए, हमेशा सही आंसर आएगा। वहीं अगर OH- यानी कि POH निकालना है, बेस दे रखा है, तो वही N1V1 + N2V2 डिवाइड बाय V1 + V2 से आंसर आ जाएगा भाई। अगर आपने एसिड और बेस, दो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को मिला दिया तो ध्यान रखना आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप फिर से N1V1 और N2V2 निकालेंगे। जो बड़ा आदमी है, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो क्या करना, यहाँ पर मोड लगा लेना, मोड लगा लेना, क्योंकि नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बस ध्यान देना कि एसिड के नॉर्मल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज्यादा है या बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज्यादा है। अगर एसिड की ज्यादा है तो बचा कुचा सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। अगर OH- के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब पीएच अगर मैंने मिक्सर का निकालना है, किसका, वीक एसिड का, जो मोनोप्रोटिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बच्चों इसमें पड़ता है एक लफड़ा कि भाई एक तो पहले से आपने वीक एसिड डाल रखा है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रखा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक वाला होता है ना वो और वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डिसोसिएशन इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि भाई जो हमारा जो वीक एसिड है इतना वीक हो जाता है कि हमारा आंसर किससे आ जाएगा, हम H+ कमिंग फ्रॉम वीक एसिड को नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग एसिड से ही हमारा आंसर निकाल लेते हैं। तो वीक एसिड आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा, अगर मैंने ऐसे दो वीक लोगों को मिला दिया, अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है, √Ka × C होती है। बस वहीं पर क्या करना, दो एसिड है ना तो एक का Ka1 C1 लगा देना, दूसरे के लिए Ka2 C2 लगा देना, दोनों को मित्रादि छतरी के नीचे बिठा देना, यानी कि रूट के नीचे बिछा देना इनको। अगर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है तो क्या कर देना भाई, यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि पॉलीप्रोटिक एसिड जो होता है उसका पहला डिसोसिएशन, दूसरा डिसोसिएशन, तीसरा, जितने भी डिसोसिएशन हो हमेशा पीएच सिर्फ और सिर्फ पहले डिसोसिएशन से ही आएगा। इसका मतलब फिर वही सेम फॉर्मूला लगेगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो मेरे C-alpha-1 के बराबर आएगी। अब जो C-alpha-1 के बराबर आई है वो तो किससे होती है, वो तो वीक एसिड की वजह से होती है। अच्छा, वीक एसिड की वजह से होती है ना, तो बस अब आप क्या करेंगे, वीक मोनोप्रोटिक जैसा एसिड उसे मान लेंगे। दूसरे तीसरे डिसोसिएशन की वजह से H+ की कॉन्सेंट्रेशन एकदम बकवास आती है, बेकार आती है, तो फॉर्मूला ये लगा लेंगे भाई। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं आगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट करनी है तो कैसे करेंगे, वाटर और एसिड जब मिलाएंगे आपस में तो यहां से एसिड और बेस मिल जाता है, जो इससे हम इस प्रकार से पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का अगर कॉम्बिनेशन हो तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस बता दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये H2SO4, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेट रिएक्शन जो होती है वो वीक वाला हाइड्रोलाइज होता है हमेशा, स्ट्रॉन्ग वाला हमेशा हाइड्रेशन करता है। तो इन केस के अंदर जो कैटायन है वो H2O से, या एनायन जो है वो H2O से रिएक्शन करता है, तो कैटायन का हाइड्रोलाइसिस या फिर एनायन का हाइड्रोलाइसिस या फिर दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है तो हमेशा वीक बेस से आने वाला आदमी, जैसे कि ये वाला कैल्शियम 2+ हुआ या अमोनियम हुआ, ये जाकर के क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से पीएच जो होगा वो 7 से कम आता है। जब कैटायन हाइड्रोलाइज करता है तो स्ट्रॉन्ग पार्टनर कौन है, स्ट्रॉन्ग पार्टनर मेरे पास एसिड वाला है, तो पीएच 7 से कम ही आना चाहिए, पीएच 7 से कम ही आना चाहिए। अगर इसका उल्टा केस कंसीडर कर लिया मैंने, ये रहा मेरा, मान लीजिए वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेरा पीएच 7 से ज्यादा आएगा। बात समझ में मेरी बात को, ये देखिए जैसे कि मैंने कहा कि वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो पीएच मेरा 7 से ज्यादा आना चाहिए। बात समझ गए। अब आपको बस ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, सिमिलरली अगर दोनों वीक हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी हाइड्रोलाइज होगा, ये भी हाइड्रोलाइज होगा, तो इसका जो पीएच होगा बच्चों वो डिपेंड करेगा इनके Ka और Kb के वैल्यू पे। अगर Ka और Kb वैल्यू बराबर है तो पीएच न्यूट्रल आएगा, 7 के जैसा आएगा। Kb ज्यादा है इसका मतलब पीएच ज्यादा आएगा 7 से। अगर Ka ज्यादा है तो एसिड का
डिसोसिएशन ज्यादा होने से पीएच जो होगा 7 से कम आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के मैंने फॉर्मूले यहाँ पे बना दिए हैं। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन दे रखा है तो आप पीएच का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो आप पीएच का फॉर्मूला ये लगाएंगे। देखो पीएच 7 से कम आना चाहिए, यहाँ पर पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज्यादा आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम आना चाहिए, कुछ ना कुछ घट रहा है। वीक एसिड वीक बेस है तो अब इन दोनों पे डिपेंड करेगा, अगर ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, जो बराबर होगा तो कट जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन हो तो भैया दोनों में से कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, पीएच हमेशा 7 ही आएगा, पीएच हमेशा 7 ही आएगा। जैसे NaCl, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इन सबको पानी में डालने से पीएच हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, पीएच न बढ़ता है न घटता है, 7 ही रहता है। अगर मेरे पास एम्फीप्रोटिक एनायन है, वो कहता है कि भैया मैं यहाँ से पानी में से H+ को पानी को H+ दे भी सकता हूँ और मैं पानी से H+ ले भी सकता हूँ, तो मतलब मैं दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाऊंगा। तो इस जो भी आपको आयन दिया जाए उससे H+ निकलवाने का pKa1 पहले कहां से निकला होगा? H2CO3 से निकला होगा। ये क्या करेगा? CO3 2- बनाएगा। तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, बाद वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2, दोनों का pKa1 pKa2 उसका हाफ कर देना, एवरेज निकाल लेना। अब जैसे ये है H2PO4- है, ये कहां से आया होगा? H3PO4 से। कहां में जाएगा? इसमें जाएगा। तो पिछले वाला Ka1 और ये वाला Ka2 दोनों का एवरेज ले लो। अगर इसका पूछा जाए तो Ka2 Ka3 दोनों का क्या कर लेना है? माइनस लोगरिथम, यानी कि pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाय 2 कर देना, उससे आंसर आ जाएगा। अब बफर सॉल्यूशन बना रखा हो तो क्या आएगा? अगर सिंपल बफर है, जैसे कि मेरे पास है अमोनियम एसीटेट है, ये भी वीक ये भी वीक, समझ में आ रही है मेरी बात? ये वाला भी वीक ये वाला भी वीक। अब ये क्या करेगा ना, सिंपल बफर है, दोनों वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ है, तो वही फॉर्मूला लगता है जो अभी थोड़ी देर अपने पहले पढ़ा था। ये 7 + हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb आ जाएगा। अब एसिडिक बफर है तो क्या करेंगे भैया? जनरली सवाल इसके ऊपर बनते हैं, इसके ऊपर सवाल नहीं बनते, वो सवाल उसमें भी आ जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी आ जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा? वीक एसिड और वीक बेस का ही काम करेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या जाना चाहिए? मेरे पास एसिडिक बफर है तो pKa रखा जाएगा, pH निकाला जाएगा, log ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड होगा। अगर बस बेसिक बफर है, बेसिक बफर का मतलब बनाया किससे गया है? मैंने किससे बनाया है? मैंने वीक बेस से बनाया, तो pKb प्लस log ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय बेस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा वहां से। अब पीएच रेंज क्या होती है एसिडिक बफर की? pKa के +-1 कर देना, वो रेंज होती है। अब मैक्सिमम बफर एक्शन कब होगा? जब pH pKa के बराबर होता है। सिमिलरली पीओएच की बफर रेंज कितने होगी? पीओएच रेंज ऑफ अ बेसिक बफर कितना होगा? pKb में +-1 कर देना। और मैक्सिमम बफर एक्शन कब होगा? जब pOH pKb के ही बराबर होता है। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो एक ऐसे एडिशनल कंपाउंड डाले जाते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है तो हमें विजुअल चेंज दिखा देता है। अब एंड पॉइंट कब होगा? जब हमको ऐसा लगे अचानक से कलर बदल गया, जैसे फिनोफ्थलीन डाल दिया, मिथाइल रेड मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, तो वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड के और बेस के बराबर हो जाते हैं। जब इंडिकेटर इज एन एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शन चेंज कलर का चेंज कर लेता है, क्योंकि पीएच चेंज हो जाता है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं, जब मैं मिथाइल ऑरेंज का यूज करना चाहता हूं तो कौन सी पीएच रेंज होनी चाहिए? मिथाइल रेड के लिए कौन सी पीएच रेंज होनी चाहिए? लिटमस के लिए, फिनोल रेड के लिए, फिनोफ्थलीन के लिए। बेसिक में ये सवाल आया हुआ है भाई, पूछा हुआ है सवाल। बाकी आप एक बार टेबल को जरूर देखिएगा दोस्तों। सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन ही होती है एक ऐसे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की जो पानी में जाकर के कहता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं घुल सकता, मेरी ये मैक्सिमम सोल्युबिलिटी है। अब उन दोनों सोल्युबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेशन उसी को KSP कहते हैं। सोल्युबिलिटी टेंपरेचर पे, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तीनों पे डिपेंड करती है। अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास AgCl है, वो Ag+ बनाना चाहता है, Cl- बनाना चाहता है, जो K होगा वो Ag+ Cl- डिवाइड बाय AgCl। अब ये तो सॉलिड है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के नया कांस्टेंट बन जाएगा। अब नया कांस्टेंट बन गया, उसको कह देंगे KSP। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी उसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या कहेंगे? अब वो आ गया हमारा KSP। जैसे ये है तो इसे 2 क्लोराइड बनाने, इसकी अगर S है, इसकी 2S होगी, तो दोनों को आपस में रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा बराबर KSP आ जाएगा। बात समझ में आ गई? सिमिलरली इसका S ले लेंगे, इसका 3S ले लेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा आ गया, ये बच्चों KSP आ जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी बच्चों? AY की पावर X इंटू B माइनस X की पावर Y। ये आ गया हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब इससे हमारा फायदा क्या है? सबसे पहले देखो बच्चों, अगर मेरे को KSP दे रखा है तो मैं सोल्युबिलिटी निकाल लूंगा, अगर मेरे को सोल्युबिलिटी दे रखी है तो मैं KSP निकाल लूंगा। KSP से सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी से KSP दोनों निकाली जा सकती है, और हमारा एक KSP का जनरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा? अगर मान लीजिए मेरे पास पहले से कोई आदमी मौजूद हो, मैं इस सॉल्यूशन के अंदर AB वाला सॉल्यूशन है, मैं बाहर से अगर AC डालूं, ये वाला आदमी फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है। बाहर से आने वाला A कह रहा है ये तो मेरा काम था, मेरे को डिसोसिएट होना था, अंदर वाला कह रहा है कि मैं तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड हो रखा हूं, तो A+ कहेगा कि अब हमें डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, अब हमें जाते ही अंदर प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए, हम
अंदर जाएंगे तो टूटेंगे, टूटने से ये मना कर रहा है, इसलिए इसके होने के मौजूदगी से हमारा डिसोसिएशन थोड़ा सा वीक हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे आयंस अंदर मौजूद हैं इनफ क्वांटिटी के अंदर, तो उसका आयनिक प्रोडक्ट जो होगा अगर केएसपी से बराबर ज्यादा हो जाए तो वहां पर हमारा प्रेसिपिटेशन जो होता है सुपर सैचुरेशन का काम कर लेता है। अगर वो बराबर हो जाए इसका मतलब अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम शुरू हो चुका है। अगर ये कम रहे अभी भी सॉल्यूशन चल रहा है तो सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अभी भी और घुल सकता है, अभी और भी घुल सकती है, अभी और भी घुल सकती है। यहाँ पर अब घुल चुका है जितना मैक्सिमम घुलना था, यहाँ पर बस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ये देखिए बच्चों, बाय बाय।